नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों इस चैप्टर को आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों उसी क्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? तो किसी भी कार्तीय तल में दोस्तों किसी भी कार्तीय तल में स्थित बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। दोस्तों किसी भी कार्तीय तल में स्थित बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना ही कार्तीय तल कहलाता है। अब बात निकल कर आती है कि कार्तीय तल होता क्या है। बात निकल कर आती है कार्तीय तल होता क्या है। तो कार्तीय तल जो होता है एक्स और वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। तो कार्तीय तल जो होता है हमारा एक्स और वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर बोर्ड पर आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है और कैसे मिलकर एक्स और वाई अक्ष से कैसे मिलकर कार्तीय तल आखिर बनता है। कैसे एक्स और वाई अक्ष से मिलकर कार्तीय तल आखिर बनता है। ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची ऐसे। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची ऐसे। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो एक मैंने क्षैतिज रेखा खींची ऐसे। तो मैंने एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींची। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक मैंने यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींची। दोस्तों ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींचने पर ये जो हमारी आकृति बन रही है, इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींचने पर जो हमारी आकृति बन रही है, इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा है, दोस्तों ये जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो हमारा ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। दोस्तों ये जो एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष जो होता है, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसे एक्स अक्ष को हम एक्स भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स भुज भी कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इसे हम कहते हैं एक्स भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स भुज भी कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा क्षैतिज रेखा हमारा एक्स अक्ष है, जो हमारा एक्स अक्ष है, इसे हम भुज भी कहते हैं। और ये जो हमारी वाई अक्ष है, इसे हम कोटि भी कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, दोस्तों जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और बड़ा कर दो कब? यहाँ दोस्तों जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों आपने 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा और आपने जाना समझा होगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं एक दूसरे को, उसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं। दोस्तों ये जहां पर काट रहे हैं, इससे दाईं ओर एक्स अक्ष पर कुछ नंबर लिखे होते हैं पॉजिटिव में कहोगे हाँ, और बाईं ओर कुछ नंबर लिखे होते हैं एक्स अक्ष पर ही नेगेटिव में कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष पर इस मूल बिंदु से दाईं ओर कुछ नंबर लिखे होते हैं बराबर दूरी पर पॉजिटिव में। हाँ पॉजिटिव में कुछ नंबर लिखे होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे चाहे जहां तक लिखे हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इस मूल बिंदु से बाईं ओर
एक्स अक्ष पर नंबर लिखे होते हैं, लेकिन वो नंबर लिखे होते हैं निगेटिव में। क्या? निगेटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। निगेटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इस मूल बिंदु से वाई अक्ष पर इस मूल बिंदु से ऊपर ऊपर नंबर जो लिखे होते हैं वो पॉजिटिव में लिखे गए होते हैं। पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं कहोगे हाँ, पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पर जो नंबर लिखे गए होते हैं वो निगेटिव में लिखे गए होते हैं। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता हुआ कहोगे हाँ, पता है। दोस्तों दोस्तों हम इसमें ये जो कांटे तल, ये जो दोस्तों हमारा कांटे तल दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं? बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? निर्देशांक बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। निर्देशांक बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निर्देशांक बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, कांटे तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता भी होगा। ठीक है, और आपको ये भी बात पता चल गया होगा कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। जो एक्स अक्ष होता है दोस्तों उसी को हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष जो होता है उसी को हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों आइए हम अब दोस्तों आप मुझे, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, अगर तो ये सारी चीजें, अच्छा एक चीज और है दोस्तों ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, दोस्तों ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, दोस्तों ये जो इसे कहते हैं पहला पार्ट। क्या कहते हैं? इसे पहला पार्ट कहते हैं, इसे दूसरा पार्ट कहते हैं, इसे कार्तीय तल का तीसरा पार्ट कहते हैं, इसे कार्तीय तल का हम चौथा पार्ट कहते हैं। तो जो कार्तीय तल का पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। दोस्तों कार्तीय तल का जो पहला पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट होता है कार्तीय तल का इसे हम कहते हैं सेकंड चतुर्थांश। क्या कहते हैं? सेकंड चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो थर्ड पार्ट होता है कार्तीय तल का इसे हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश। क्या कहते हैं? थर्ड चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो हमारा चौथा पार्ट होता है कार्तीय तल का इसे हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं? फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। दोस्तों ये जो कार्तीय तल का इसे हम कहते हैं पहला पार्ट, इसे कहते हैं दूसरा पार्ट, इसे कहते हैं हम तीसरा पार्ट, और इसे हम कहते हैं चौथा पार्ट। जो पहला पार्ट होता है उसे हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, दूसरे पार्ट को सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, तीसरे पार्ट को हम थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, और चौथे पार्ट को हम फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ये बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ 0,0 होते हैं। 0,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना यहाँ पर चाह रहा हूँ, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए ये जो 2,3 है, ये जो 2,3 है, ये इस कार्य तल पर कहां पर स्थित है? ये जो हमारा 2,3 है ये कार्य तल पर स्थित कहां पर स्थित है? दोस्तों ये जो 2,3 है ये कुछ और नहीं है, ये इसी को हम निर्देशांक बिंदु कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा 2,3 लिखा गया है इसे हम कहते हैं निर्देशांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक बिंदु कहते हैं। मतलब हमें ये पता करना है कि ये जो निर्देशांक बिंदु 2,3 है इस कार्य तल पर कहां पर स्थित है, ये तो पता करने को भी। हाँ, तो निर्देशांक बिंदु जो होता है, दोस्तों निर्देशांक बिंदु जो होता है उसमें पहला वाला जो टर्म होता है एक्स पर स्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, एक्स पर स्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा टर्म होता है निर्देशांक बिंदु का, जो दूसरा टर्म होता है वो वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। अब इस प्रकार देखा जाए तो एक्स अक्ष पर ये दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु होता है, निर्देशांक जो बिंदु होता है उसमें पहला जो टर्म होता है वो एक्स अक्ष पर बिंदुओं स्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा टर्म होता है वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या पता करना है? देखिए हमें यही पता करना है कि ये जो निर्देशांक बिंदु 2,3 है इस कार्य तल में कहां पर स्थित है। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि जो निर्देशांक बिंदु 2,3 है वो कार्य तल में कहां पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर निर्देशांक बिंदु को देखता हूं तो x की वैल्यू क्या होगा? देखिए x की वैल्यू 2 है। हाँ, तो हम x अक्ष पर चलते हैं और x अक्ष पर हम 2 स्टेप चलते हैं।
एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 2 पॉइंट चलना है, 2 यूनिट चलना है, तो मैं 2 यूनिट चला, एक यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष और इस एक्स के जीरो पर खड़ा हुआ, मूल बिंदु पर खड़ा हुआ, और यहाँ से हमें दो यूनिट पॉजिटिव में चलना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऐसे एक रेखा खींची दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर मैंने एक ऐसे रेखा खींची दोस्तों। ये जो हमारी रेखा है ये वास्तव में x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। x बराबर क्या है होगा, देखिए इस निर्देशांक बिंदु में देखा जाए तो x बराबर 2 है, तो मैंने x अक्ष पर गया और x अक्ष पर मैं जीरो पे खड़ा हुआ और वहां से 2 स्टेप पॉजिटिव में चला, इस प्रकार यहाँ पर आया। अब दोस्तों मैं इसी बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा ऐसे खींचता हूँ, तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है दोस्तों, ये वास्तव में x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। हाँ, ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हो गया, x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों y बराबर क्या है, इस निर्देशांक बिंदु में देखा जाए तो y बराबर क्या होगा, 3 है। तो अब मैं y अक्ष पर खड़ा हुआ दोस्तों, y बराबर क्या है, पॉजिटिव का 3 है। हाँ, मैं तो y अक्ष पर मैं खड़ा हुआ, y अक्ष पर मैं जीरो पर खड़ा हुआ और वहां से मैं 3 स्टेप पॉजिटिव में चलना चालू किया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा मैं ऐसे खींच रहा हूँ, एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, y बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। y बराबर क्या था, 3 था। तो मैं अगर ऐसे एक रेखा खींचता हूं तो ये जो रेखा है दोस्तों, y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या, y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों ये दोनों जो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 2 जो था और y बराबर 3 की रेखा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 2 वाली जो रेखा है और y बराबर 3 वाली जो रेखा है, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु है जहां पर दोनों x बराबर 2 और y बराबर 3 वाली जो रेखा है जहां पर काट रहे हैं, वो वास्तव में बिंदु निर्देशांक बिंदु 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। निर्देशांक बिंदु 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु दोस्तों निर्देशांक बिंदु 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए निर्देशांक बिंदु 2,3 जो होगा वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा, वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, यहाँ इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए निर्देशांक बिंदु 2,3 जो होगा वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं दिक्कत, कहीं भी परेशानी है तो बताइए। हो गया, नहीं हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए मैं दोस्तों और आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं और आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए जो निर्देशांक बिंदु 5,5,-2 है वो काटे तल में कहां पर स्थित है। होगा देखिए, मैंने कहा ये जो निर्देशांक बिंदु 5,-2 है ये काटे तल में कहां पर स्थित है। होगा देखिए, ये जो निर्देशांक बिंदु है 5,-2, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव का 5 है और y की वैल्यू -2 है। होगा देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि निर्देशांक बिंदु 5,-2 इस काटे तल में कहां पर स्थित है, तो हमें x अक्ष पर पहले 5 यूनिट पॉजिटिव चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो x अक्ष तो ये हो गया। हाँ, x अक्ष पर मैं मूल बिंदु पर खड़ा हो गया, जीरो पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पॉजिटिव में 5 चलता हूँ x अक्ष पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, हो गया। और यहाँ से जाते हुए यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा खींच ली। तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। हो गई, देखिए ये जो रेखा है ये x बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, x बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो रेखा है हमारी दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। हो गया, x बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। दोस्तों अब y बराबर इस निर्देशांक बिंदु को देखकर आप बताइए y बराबर कितना होगा। देखिए y बराबर नेगेटिव का -2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y अक्ष पर नेगेटिव में 2 चलना पड़ेगा। हम तो y अक्ष तो ये है, हाँ y अक्ष दोस्तों ये है, और यहाँ पर मैं मूल बिंदु पर खड़ा हुआ और वहां से y अक्ष पर 2 कदम नेगेटिव में चला, यहाँ पर पहुंच गया। अब दोस्तों यहाँ से गुजरने वाली मैं एक रेखा खींच देता हूँ, यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा खींच देता हूँ। दोस्तों अगर मैं एक रेखा खींचता हूँ ऐसे गुजरने वाली, दोस्तों ये रेखा जो खींच रहा हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 5 जो है और y बराबर 2
-2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर जो 5 है और y बराबर जो -2 वाली रेखा है, एक दूसरे को 1 मिनट रुक जाइए। एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 5 और y बराबर -2 वाली जो रेखा है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और ये जो बिंदु है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होगा देखिए, ये जो बिंदु है निर्देशांक बिंदु 5, -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 5, -2 जो है निर्देशांक बिंदु 5, -2 जो है वास्तव में यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं और आगे आइए बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और आइए आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? हो गया। हाँ, अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अब दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए -3, -3, -2 जो है निर्देशांक बिंदु -3, निर्देशांक बिंदु -3, जो है निर्देशांक बिंदु -3, 2 कार्तीय तल में कहां पर स्थित है? मैंने कहा निर्देशांक बिंदु -3, 2 जो है इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित है? तो वह देखिए, अगर हमें ये पता करना होगा, देखिए अगर हमें तो देखिए अगर हमें पता करना है कि निर्देशांक बिंदु -3, 2 जो है कहां पर कार्तीय तल में स्थित है, तो हमें 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 एक्स अक्ष पर -3 यूनिट चलना पड़ेगा और वाई अक्ष में पॉजिटिव में हमें 2 यूनिट चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये जो निर्देशांक बिंदु है इसमें पहला वाला जो टर्म होता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा टर्म होता है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये निर्देशांक जो बिंदु है इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगा? -3 है। तो मैं एक्स अक्ष पर गया, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु पर खड़ा हो गया और -3 कदम मैं आगे चल रहा हूँ, एक्स अक्ष पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाऊंगा। तो और यहाँ से होकर गुजरने वाली एक रेखा मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ, एक रेखा ऐसे खींच दे रहा हूँ। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये जो रेखा है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। x बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या था? निर्देशांक बिंदु को देखकर बताइए y बराबर क्या था? देखिए, y बराबर तो 2 था। तो मैं y अक्ष पर खड़ा हुआ और y अक्ष के मूल बिंदु पर खड़ा हो गया। y अक्ष पर मैं 0 पर मूल बिंदु पर मैं यहाँ पर मूल बिंदु पर खड़ा हुआ और y अक्ष पर मैं 2 कदम आगे चलने लगा। y अक्ष पर अगर चलता हूँ तो यहाँ पर आया। अब दोस्तों यहाँ से जाने वाला एक रेखा खींच दे रहा हूँ, यहाँ से जाने वाला एक रेखा खींच दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये जो रेखा हमारी होगी y बराबर हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। y बराबर हमारी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, y बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये दोनों रेखा जो है x बराबर -3 वाली जो रेखा है और y बराबर 2 वाली जो रेखा है, ये वास्तव में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और ये जो बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु जो दोस्तों है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये जो बिंदु है -3, निर्देशांक बिंदु -3, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, जिससे हम ये जो चारों पार्ट थे कार्य तल के जो चारों पार्ट थे, चारों पार्ट के ऊपर क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि बताइए अब मैंने आपसे कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु -3 और -2 जो है कार्य तल में कहां पर स्थित है? मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु -3 और -2 कार्य तल में कहां पर स्थित है? देखिए, अगर हमें यह पता करना है निर्देशांक बिंदु -3, -2 कार्य तल में कहां पर स्थित है, तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर -3 कदम निगेटिव में चलना पड़ेगा और वाई अक्ष पर हमें निगेटिव में 2 कदम चलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम 3 कदम निगेटिव में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा मैंने खींच दी। तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखिए, ये जो रेखा है दोस्तों x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है। x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर।
ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू इस निर्देशांक बिंदु को देखकर बताइए y की वैल्यू क्या कहोगे। देखिए y की वैल्यू देखा जाए तो -2 है, तो y पक्ष पर हमें 2 कदम नेगेटिव में चलना है, कहोगे हाँ 2 कदम हमें नेगेटिव में चलना है। ये माइनस में सारी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है सारी माइनस में है, ठीक है, ये सारी ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर गलती से लिखा नहीं था। वाई अक्ष पर हमें क्या चलना है, वाई अक्ष पर हमें निगेटिव में चलना है 2 कदम। हाँ, तो मैं वाई अक्ष पर गया और 2 कदम निगेटिव में यहाँ पर चलना चालू किया। 2 कदम मैं निगेटिव में चला। हाँ, 2 कदम मैं निगेटिव में यहाँ पर चला। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो वाई अक्ष पर मैं गया और वाई अक्ष पर मैं मूल बिंदु पर खड़ा हुआ और वहां से 2 कदम निगेटिव में चला, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से एक गुजरने वाली रेखा खींचता हूँ। तो ये जो रेखा है दोस्तों y बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों x बराबर -3 और y बराबर -2 जो है वाली रेखा एक एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, और ये जो बिंदु है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये बिंदु जो है -3 -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार से तो आपने कहा कि ये -3, -2 जो है निर्देशांक बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, कहोगे हाँ। अब बात आती है क्वेश्चन, अब यहीं से हमारे सामने हमारे हमसे खेला खेला जाएगा, यहीं से दोस्तों हमारे सामने हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, यहीं से दोस्तों इसी के ऊपर हमसे एक क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, हमसे कहेगा कि बताइए, हमसे यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन किया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए निर्देशांक बिंदु -2, -2, 1 जो है इस काटे तल में कहां पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों हमसे यहीं पर इसी के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, कहेगा कि बताइए निर्देशांक बिंदु जो है -2, -1 इस काटे तल में किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों जब ये बात हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि निर्देशांक बिंदु -2, -1 जो है इस काटे तल में कहां पर स्थित है। ये बात जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में ये निर्देशांक बिंदु -2, -1 जो है किस चतुर्थांश में है, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि जो निर्देशांक बिंदु -2, -1 है इस काटे तल में कहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो निर्देशांक बिंदु है इसमें x की दोस्तों इस निर्देशांक बिंदु अगर तो हमें ये पता करना है कि निर्देशांक बिंदु -2, -1 कहां पर स्थित है, तो हमें x पर अक्ष पर -2 कदम नेगेटिव में चलना, 2 कदम नेगेटिव में चलना होगा, और y अक्ष पर देखा जाए तो 1 कदम हमें नेगेटिव में चलना पड़ेगा, तो हाँ। तो ये x अक्ष और ये मूल बिंदु है, x अक्ष पर मैं 2 कदम नेगेटिव में चला तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी। अब दोस्तों इसी प्रकार y अक्ष पर हमें कितना चलना है, एक कदम चलना है, y अक्ष ये है, हाँ मूल बिंदु ये है, मैं यहाँ पर एक कदम निगेटिव में चलता हूँ तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा ऐसे मैंने की। तो दोस्तों ये आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो x बराबर -2 है और y बराबर -1 है जो इस बिंदु पर काट रहे हैं, और ये जो बिंदु है दोस्तों ये -2, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ -2, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु -2, -1 है ये वास्तव में पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश था। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप कि जो निर्देशांक बिंदु -2, -1 है ये किस चतुर्थांश में स्थित है, इस तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया ये जो निर्देशांक बिंदु -2, -1 होगा ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, क्या तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर और ले लेते हैं, आइए दोस्तों हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु, -3, -3, नहीं 3, मैंने कहा निर्देशांक बिंदु 3, -3 जो है इस कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में स्थित है, इस कार्तीय तल में निर्देशांक बिंदु 3, -3 जो है इस कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि देखिए ये बात हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि निर्देशांक बिंदु वास्तव में इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित है। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु है इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वास्तव में किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो निर्देशांक बिंदु 3, -3 है इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित है।
ठीक है। तो अगर हमें पता करना है तो एक्स अक्ष पर हमें 3 यूनिट चलना पड़ेगा पॉजिटिव में, हाँ, हाँ, और वाई अक्ष पर हमें 3 यूनिट नेगेटिव में चलना पड़ेगा। ये हमारा एक्स अक्ष और ये मूल बिंदु है, यहाँ से मैं 3 कदम पॉजिटिव में चला एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी। यहाँ से गुजरने वाली दोस्तों मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी। यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है। तो ये जो रेखा है दोस्तों एक्स बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रेखा हमारी है एक्स बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? एक्स बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। इसी प्रकार से तो वाई अक्ष पर मैं -3 कदम नेगेटिव में चला, तो यहाँ पर आगे हो गया, और यहाँ से गुजरने वाली एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी। तो दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेखा है वास्तव में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 3 और y बराबर -3 वाली जो रेखा है एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसी बिंदु को दोस्तों ये जो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु दोस्तों 3 -3 को निर्देशांक बिंदु -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु 3 है वो वास्तव में किस चौथे चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया निर्देशांक बिंदु 3 जो होगा वो वास्तव में चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों बात आती है क्या हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? ऐसे ही हमें करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तब कैसे करना पड़ेगा? आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि हमें दोस्तों ये चीज तो हम देख कर बता सकते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हम तो देख कर ही बता सकते हैं इंसान बिंदु को कि वास्तव में पहले चतुर्थांश में स्थित होगा कि दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में होगा। ये सारी चीजें हम देख कर बता सकते हैं। लेकिन ये चीज कैसे संभव होगा? आइए हम इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इस चीज को पहचाने कैसे कि ये निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। मान लीजिए दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु है। दोस्तों मान लीजिए एक बिंदु है। मान लीजिए दोस्तों इस चतुर्थांश में एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है। मान लीजिए दोस्तों इस चतुर्थांश में एक बिंदु है। एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों इस चतुर्थांश में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक जो है a, b है। a, b है। मान लीजिए दोस्तों इस चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक a, b है। दोस्तों ये जो हमारा पहले चतुर्थांश में जो बिंदु है उसके निर्देशांक जो हमारा a, b है। तो ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारा पहला तो ये जो निर्देशांक बिंदु में जो पहला टर्म है ये हमारा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पॉजिटिव में होंगे कि नेगेटिव में होंगे? देखिए ये जो हमारा पहला टर्म है ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार तो ये जो दूसरा टर्म है ये y अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो देखिए ये जो हमारी y की वैल्यू है ये वास्तव में पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर जाने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो इस प्रकार तो देख रहे हैं, इस प्रकार तो आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक बिंदु है वो पॉजिटिव में है। हाँ, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव में है तो वो वास्तव में पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। हाँ, पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित है वो वास्तव में पॉजिटिव में है। हाँ, तो यही से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु पॉजिटिव में है, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा पॉजिटिव में है तो वो वास्तव में पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु है यहाँ पर। मान लीजिए दोस्तों दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक है a, b। मान लीजिए दोस्तों दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु है जिसके निर्देशांक a, b है। आप मुझे बताइए ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु a, b है इसमें पहला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होंगे तो ये जो पहला टर्म हमारा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वास्तव में नेगेटिव में होंगे। हाँ, नेगेटिव में होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी a वो वास्तव में क्या होगी? नेगेटिव में होगी। हो गया। इसी प्रकार तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए y जो है y अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो y की जो वैल्यू b है वो वास्तव में पॉजिटिव होगी। हो गया है। इस प्रकार तो आप देख रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु स्थित है
वो वास्तव में माइनस और प्लस में है। क्या है? माइनस प्लस में है। तो यहीं से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यहीं से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस में है, माइनस प्लस में है, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा माइनस प्लस में है, तो वो वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या होगा? दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, तो यहीं से पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यदि कोई निर्देशांक बिंदु प्लस प्लस में है, तो वो वास्तव में पहले चतुर्थांश में होगा। अगर कोई निर्देशांक बिंदु हमारा माइनस प्लस में है, तो वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में, मान लीजिए तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु स्थित है यहाँ पर, जिसके निर्देशांक हमारा ए कॉमा बी। मान लीजिए दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक ए कॉमा बी है। ठीक है, तो ये जो हमारा ए है दोस्तों, ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा ए कॉमा बी है, इसमें पहला जो टर्म है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, और एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो दोस्तों निगेटिव में है। इस प्रकार देखा है तो ये जो ए की वैल्यू होगी वास्तव में ये निगेटिव में होगी, निगेटिव में। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, इसी प्रकार तो ये जो बी, तो ये जो हमारे निर्देशांक बिंदु का जो दूसरा टर्म है बी, ये वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो बी की वैल्यू वास्तव में निगेटिव में होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु स्थित है, ये वास्तव में निगेटिव और निगेटिव में है। तो यहीं से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यदि किसी निर्देशांक बिंदु के कोई निर्देशांक बिंदु हमारा निगेटिव और निगेटिव में है, यहीं से आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा माइनस माइनस में है या निगेटिव में है, तो वो निर्देशांक बिंदु हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या? तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में मान लीजिए दोस्तों ये जो चौथा चतुर्थांश है, इसमें एक बिंदु हमारा यहाँ पर, मान लीजिए दोस्तों ये जो चौथा चतुर्थांश है, यहाँ पर एक बिंदु हमारा स्थित है यहाँ पर, और जिसके निर्देशांक ए कॉमा बी है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु है हमारा ए कॉमा बी, इसमें देखा जाए तो पहला जो टर्म है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो पॉजिटिव में है। इसी प्रकार तो ये जो बी है, दूसरा टर्म हमारा बी है निर्देशांक बिंदु का, ये वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है? निगेटिव में है, मतलब b जो होगा हमारा निगेटिव में होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चौथे चतुर्थांश में हमारा एक बिंदु स्थित था, इस प्रकार तो देख रहे हैं कि चौथे चतुर्थांश में जो हमारा निर्देशांक बिंदु स्थित था वो वास्तव में प्लस माइनस में है। और यहाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चौथे चतुर्थांश में हमारा निर्देशांक बिंदु उपस्थित है, वो निर्देशांक बिंदु वास्तव में प्लस और माइनस में है। तो यहीं से आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु प्लस माइनस में है, तो वो वास्तव में चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको यहाँ पर चार बातें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप देखकर पहचानना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है और ये वाला जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपको चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा प्लस प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में होगा, अगर माइनस प्लस में है तो वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, अगर माइनस माइनस में है कोई निर्देशांक बिंदु, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा माइनस माइनस में है तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा प्लस माइनस में है तो वो चौथे चतुर्थांश में होगा। तो ये चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिससे और सारी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आप पहले मैंने आपको इस कार्य तल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर देखकर ही बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ये जो निर्देशांक बिंदु है ये किस कार्य तल में स्थित है। तो यहाँ किस चतुर्थांश में या किस चतुर्थांश में स्थित है, किस कार्य तल में नहीं, किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने कहा कि बताइए जो निर्देशांक बिंदु है 3,5 ये वास्तव में किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है इसमें एक्स अक्ष की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, और जो वाई अक्ष की वैल्यू है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है वो भी पॉजिटिव है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव में है। और दोस्तों और आपने कहा कि भैया देखिए यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है, यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव में है तो वो वास्तव में पहले चतुर्थांश में स्थित होता है। तो देखिए
यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है तो वो वास्तव में कुछ और नहीं, वो वास्तव में निर्देशांक बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित होता है। क्या? फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होता है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने यहाँ पर देखकर ही बता दिया कि वास्तव में ये किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं और आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए -2, -2, -3 जो है निर्देशांक बिंदु -2, -3 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है, क्योंकि देखिए इस निर्देशांक बिंदु में एक्स अक्ष की जो वैल्यू है वो वास्तव में नेगेटिव में है और वाई अक्ष की जो वैल्यू हो वो भी नेगेटिव में है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए ये किसी बिंदु के निर्देशांक जब है माइनस में होते हैं, किसी बिंदु के जब निर्देशांक माइनस में होते हैं तो वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में वो निर्देशांक बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। मतलब ये जो निर्देशांक बिंदु -2, -3 है ये वास्तव में थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। कहोगे हाँ थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा, थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए 4, जो है निर्देशांक बिंदु 4, जो है निर्देशांक बिंदु -4, जो है वो वास्तव में काटे तल में किस चतुर्थांश में स्थित है, काटे तल के किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है इसमें एक्स अक्ष की वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो भाई देखिए y की जो वैल्यू है वो निगेटिव में है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु है ये प्लस और माइनस में है। प्लस को देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है ये प्लस और माइनस में है। तो देखिए जब कोई निर्देशांक बिंदु हमारा प्लस माइनस में होता है तो वो वास्तव में चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये निर्देशांक बिंदु प्लस और माइनस में है तो ये वास्तव में निर्देशांक बिंदु किसी और में नहीं, ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या? फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे आशा करता हूँ उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन दोस्तों बात कहाँ पर आएगी, बात कहाँ पर फंसेगी, आपसे ऐसे तो क्वेश्चन किया जाएगा लेकिन कभी कभी दोस्तों दूसरे तरीके से क्वेश्चन करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा, दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन करके फंसाने की कोशिश करेगा। तो कैसे आखिर क्वेश्चन करके फंसाने की कोशिश करेगा, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपसे कहेगा कि यदि भुज जो है भुज की वैल्यू जो है -3 है, भुज जो है -3 है और कोटि जो है 2 है, तो बताइए तब बताइए कि अगर भुज जो है -3 है और कोटि जो है 2 है तब ये बिंदु जो होंगे, ये जो निर्देशांक बिंदु होंगे ये वास्तव में किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन करके फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम भुज वास्तव में एक्स अक्ष को कहते हैं और कोटि जो है हम वाई अक्ष को कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें भुज एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स अक्ष की वैल्यू तो हमें भुज की वैल्यू क्या दी गई है, तो -3 मतलब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, तो देखिए एक्स की वैल्यू -3 दी गई है। तो कोटि हम किसे कहते हैं, वाई अक्ष को कहते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे इस प्रकार देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु जो है इस प्रकार देखा जाए तो हमसे कह रहा है कि जो निर्देशांक बिंदु -3,2 है, निर्देशांक बिंदु -3,2 है इस कार्य तल में किस चतुर्थांश में स्थित होगा। दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु -3,2 है इसमें x की वैल्यू जो है नेगेटिव में है और y की वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये निर्देशांक बिंदु जो है माइनस और प्लस में है और कोई भी निर्देशांक बिंदु जब माइनस प्लस में होता है, जब कोई भी निर्देशांक बिंदु माइनस प्लस में होता है तो वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि भुज जो है -3 और कोटि जो है 2 में है, कोटि 2 है, तो ऐसी स्थिति में ये जो निर्देशांक बिंदु -3,2 होगा ये वास्तव में सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या? सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन करके फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आपको आ गई होगी और आपको कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आने वाली है। आपको कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का कह रहा है, यदि किसी बिंदु का भुज जो है -5 है, कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का कह रहा है, एक बिंदु है, कह रहा है जिसका भुज जो है -5 है, और कोटि कह रहा है कि अगर 2 है तो वह तो यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। हम दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोई बिंदु है जिसका भुज जो है मतलब एक्स अक्ष है, मतलब एक्स की वैल्यू कह रहा है कि एक निर्देशांक है, कोई एक बिंदु है जिसका भुज जो है -5 है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है -5 है। तो ये कह रहा है कि जो कोटि है वो 2 है, मतलब y की वैल्यू क्या है, 2 है। कह रहा है हाथ में ओ है। कह रहा है कि बताइए ये जो हमारा है किस किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब दोस्तों आपको चित्र ये पता है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि जो निर्देशांक, ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु है, ये जो निर्देशांक बिंदु में भुज जो हमारा है और ये जो कोटि हमारा है, ये वास्तव में किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। तो आपको चित्र ये पता है कि जो निर्देशांक बिंदु है इसमें x की वैल्यू नेगेटिव में है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। और जब कोई निर्देशांक बिंदु माइनस और प्लस में होता है, माइनस प्लस में होता है तो वास्तव में दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा भुज जो है -5 और कोटि जो है 2 है, जो हमारा बिंदु है उसका भुज जो है -5 और कोटि जो है 2 है, वो वास्तव में इस चतुर्थांश में स्थित है, सेकंड वाले चतुर्थांश में स्थित है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, वो वास्तव में दो सेकंड चतुर्थांश होगा। हमसे पूछा था कि बताइए कि अगर भुज -5 है और कोटि जो है 2 है तो वो किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, तो हमका कह दिया वो दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बात आ रही है कि मैं इसे मिटा क्यों नहीं रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसका मुझे अभी प्रयोग करना है, इसका मुझे प्रयोग करना है और आपको और अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखानी है यहाँ पर, और अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखानी है आपको, ठीक है? दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है बिंदु -3 और कोमा -7 जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा? हमसे कह रहा है कि ये जो -3 है और -7 है, ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोस्तों हमें एक निर्देशांक बिंदु दिया गया -3, 7, कह रहा है ये जो निर्देशांक बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है इसमें x की वैल्यू नेगेटिव में है और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। और आपको चित्र से पता है कि जब किसी निर्देशांक बिंदु हमारा नेगेटिव में होता है तो वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये निर्देशांक बिंदु में, ये जो निर्देशांक बिंदु हमें दिया गया है इसमें x नेगेटिव में है और y भी नेगेटिव में है, तो ये वास्तव में निर्देशांक बिंदु वास्तव में थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या? थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं और आपको यहाँ पर कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर और कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? इन सभी चीज़ों का तो काम हो गया। हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है, ये निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और जान लिया। हो गया। इस कार्य तल के माध्यम से भी जानने की कोशिश की और वैसे कैसे देखकर पहचान सकते हैं ये भी जानने की कोशिश की। अब दोस्तों मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए एक निर्देशांक बिंदु है 0,0,0,5। एक निर्देशांक बिंदु है 0,5। मैंने कहा कि बताइए ये जो निर्देशांक बिंदु है इस कार्तिक मैंने कहा कि ये जो निर्देशांक बिंदु है वास्तव में ये इस कार्तिक तल में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो वो देखिए अगर हमें ये पहचानना है कि जो निर्देशांक बिंदु 0,5 है ये इस कार्तिक तल में कहाँ पर स्थित है, तो हमें x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर पॉजिटिव में हमें 5 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5 कदम पॉजिटिव में चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष पर हमें 0 कदम चलना था, x अक्ष पे हमें 0 चलना था, तो x अक्ष पर 0 तो वास्तव में यहाँ पर है, तो यहीं पर मैं रुक गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर x अक्ष हमारा ये है और यहाँ पर 0 है, तो 0 यहाँ पर मैंने चल लिया। अब दोस्तों इस बिंदु से होकर जाने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, इस बिंदु से होकर जाने वाली मैंने एक रेखा खींच ली। आपको यहाँ पर आपत्ति है? होगा नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, मेरे बच्चे, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
तो हमें एक्स अक्ष पर कितना चलना था, कौवे 0 कदम चलना था। तो मैं एक्स अक्ष ये है कौवे, हाँ, एक्स अक्ष पर मैं 0 कदम यहाँ पर चला, 0 यहाँ पर है तो मैं 0 कदम यहाँ पर चलूंगा। अब तो इस बिंदु से होकर जाने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींची, इस बिंदु से ये जो हमारा 0 कदम एक्स अक्ष पर 0 कदम चलना था, वहां पर मैं चलना चालू किया और यहाँ पर आ गया, और यहाँ से गुजरने वाली एक मैंने ऐसे रेखा खींची यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेखा है, दोस्तों ये जो रेखा है हमारा x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। y अक्ष पर हमें 5 कदम पॉजिटिव में चलना है, तो y अच्छा ये है, तो हाँ y अक्ष हमारा ये है, और इस पर मैं मूल बिंदु से खड़े होकर 5 कदम यहाँ पर चला, हो गया 5 कदम यहाँ पर चला। अब दोस्तों इस बिंदु से होकर गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींची। दोस्तों ये जो हमारी रेखा है, दोस्तों ये जो हमारी रेखा है, ये y बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये जो रेखा हमारी है, ये x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो रेखा है हमारी y बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं x बराबर 0 और y बराबर जो 5 है, वो वास्तव में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ, और ये वास्तव में बिंदु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो निशान बिंदु 0,5 है, ये वास्तव में कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, हाँ y अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु हमारा, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु हमारा 0,5 है, 0,5 है, ये y अक्ष पर स्थित है, हाँ y अक्ष पर स्थित है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ मैं ये कहाँ पर स्थित है, ये देखिए y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, हाँ y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों मैं और आगे करने आपसे और क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा निर्देशांक बिंदु 0,-3, निर्देशांक बिंदु 0,-3 इस कार्य तल में कहां पर स्थित है, इस कार्य तल में कहां पर स्थित है, तो देखिए अगर हमें यह पता करना है कि निर्देशांक बिंदु 0,-3 जो है इस कार्य तल में कहां पर स्थित है, तो हमें x अक्ष पर 3 कदम चलना पड़ेगा और y अक्ष पर हमें -3 कदम चलना पड़ेगा। ये हमारा x अक्ष और x अक्ष पर देखा जाए तो 0 हमें यहाँ पर मिलेगा, हो गया, मैंने 0 x अक्ष पर 0 कदम चल लिया, ठीक है। अब दोस्तों इस बिंदु से गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींची है, तो दोस्तों ये जो रेखा है x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेखा है हमारी x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों y बराबर हमें क्या करना है, y बराबर y पे हमें y अक्ष पे हमें -3 कदम चलना है, तो ये y अक्ष हुआ, हो गया, हाँ, और 0 यहाँ पर हुआ, यहाँ से मैं 3 कदम चला यहाँ पर आने के लिए, तो यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा खींची है। तो ये जो रेखा है दोस्तों ये y बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 जो है और y बराबर 3 जो है यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, हाँ तो हाँ। तो दोस्तों और ये जो बिंदु है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ये जो बिंदु है ये वास्तव में 0,-3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु हमारा 0,-3 है वो भी y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों निर्देशांक बिंदु है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो निर्देशांक बिंदु है ये 0,1 के रूप की है, और ये दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप की है, और ये दोनों जो निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप में है, ये कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। ये जो हमारा पहला निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप का था ये भी y अक्ष पर स्थित है, और जो निर्देशांक बिंदु हमारा जो दूसरा निर्देशांक बिंदु हमारा 0,1 के रूप का था वो भी y अक्ष पर ही स्थित है, y अक्ष पर ही स्थित है, हाँ यहाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो दोनों निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप के थे वो y अक्ष पर स्थित है, यहाँ आप पहले भी देख लीजिए, यहाँ पर 0,1 के रूप का था ये y अक्ष पर स्थित है, ये जो दूसरा था हमारा 0,1 के रूप का ये भी y अक्ष पर स्थित है, यहाँ। तो यहीं से हम एक नियम बना लेते हैं, यहीं से एक नियम बना लेते हैं कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु, यहीं से हम एक नियम बना लेते हैं कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा 0,1 के रूप का है, यहीं से एक नियम बना लेते हैं कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा 0,1 का रूप का है ये y अक्ष पर स्थित हुआ, ठीक है। यहीं से हम एक नियम बना लेते हैं कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप का है तो वो वास्तव में y अक्ष पर स्थित हुआ, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु, कोई भी निर्देशांक बिंदु 0,1 के रूप का है तो वो y अक्ष पर ही स्थित होगा, y अक्ष पर ही स्थित होगा। हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो है, ये जो हमारा y की वैल्यू है ये नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो y की वैल्यू नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं और आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु, मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु 3,0, मैंने कहा कि बताइए निर्देशांक बिंदु 3,0
कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है? मैंने कहा निर्देशांक बिंदु 3,0 कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित होगा? देखिए अगर हमें पता करना है निर्देशांक बिंदु कार्तीय तल में, निर्देशांक बिंदु 3,0 कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है, तो हमें कार्तीय तल में एक्स अक्ष पर 3 कदम चलना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो एक्स अक्ष तो ये है, हाँ मूल बिंदु ये है, मैं यहाँ से 3 कदम आगे चलते हैं एक्स अक्ष पर चलता हूँ, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव में। अब वाई अक्ष पर हमें 0 कदम चलना, वाई अक्ष ये है और मूल बिंदु ये है, तो 0 तो वास्तव में वाई अक्ष पर यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ तो एक्स अक्ष पर मैं 3 कदम चला, तो यहाँ 3 कदम चला पॉजिटिव में, और यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा खींची। तो ये वास्तव में दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों, ये वास्तव में रेखा x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y अक्ष पर दोस्तों मैं 0 y अक्ष पर मुझे 0 चलना था, हाँ तो y अक्ष पर दोस्तों 0 यहाँ पर, y अक्ष पर 0 यहाँ पर मौजूद है, हाँ, और इससे गुजरने वाली मैंने एक रेखा ऐसे खींची। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x बराबर 3 और y बराबर 0 वाली रेखा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ, और ये जो जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु वास्तव में 3 निर्देशांक बिंदु 3,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, निर्देशांक बिंदु 3,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो निर्देशांक बिंदु 3,0 था, ये कहाँ पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार आपने कहा कि यह निर्देशांक बिंदु जो हमारा 3,0 होगा वो वास्तव में एक्स अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, निर्देशांक बिंदु -2,0, निर्देशांक बिंदु -2,0 कार्तीय तल में कहां पर स्थित होगा? कार्तीय तल में कहां पर स्थित होगा? तो देखिए अगर हमें ये पता करना है निर्देशांक बिंदु -2,0 कार्तीय तल में कहां पर स्थित होगा, तो हमें एक्स अक्ष पर -2 कदम चलना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष पर मैं -2 कदम यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने एक ऐसी रेखा खींची। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा हमारी x बराबर -2 को रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों ये जो रेखा हमने खींची है x बराबर -2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब y अक्ष पर हमें 0 कदम चलना है, तो y अक्ष तो ये हुआ, हो गया, हाँ, यहाँ पर, और y अक्ष पर देखा जाए तो 0 यहाँ पर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से गुजरने वाली मैंने एक रेखा खींची, तो दोस्तों ये जो रेखा है y बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x बराबर ये वाली रेखा x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो बिंदु है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हो गया -2,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो ये वाली जो रेखा है दोस्तों, ये बिंदु जो है -2,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार आपने कहा कि यह निर्देशांक बिंदु -2,0 जो होगा ये वास्तव में एक्स अक्ष पर स्थित होगा। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर खुद नोटिस कर रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा 1,0 के रूप का है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु 1,0 के रूप का है ये वास्तव में एक्स अक्ष पर स्थित है। यहाँ पहला आपको देखिए दोस्तों, पहला जो निर्देशांक बिंदु 1,0 के रूप का था वो भी एक्स अक्ष पर स्थित है, और जो दूसरा निर्देशांक बिंदु हमारा 1,0 के रूप का था वो भी एक्स अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ तो यहीं से एक दूसरा नियम बन जाता है, यहीं से एक दूसरा नियम बन जाता है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा 1,0 के रूप का है, 1,0 के रूप का है, तो वो वास्तव में एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा 1,0 के रूप का है तो वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, और यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा 0,a के रूप का है, यदि 1,0 के रूप का है तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, अगर 0,a के रूप का है तो y एक्स पर स्थित होगा। हाँ, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने ठीक है, यहाँ तक कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है तो बताइए, तो नहीं हमें कहीं पर भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिलहाल क्या कहना चाह रहा है देखिए, हमसे कह रहा है कि बिंदु 0,-5 कहां पर स्थित है, कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित होगा, सेकंड y अक्ष पर स्थित होगा, कह रहा है कि सेकंड चतुर्थांश में होगा कि फोर्थ चतुर्थांश में होगा, तो हम यही पूछ रहे हैं। हम दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो निर्देशांक बिंदु 0,-5 है, 0,-5 है, ये किस चतुर्थ कहां पर स्थित होगा? हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा है ये 0,a के रूप का है। हाँ, और आपको चित्र ये पता है कि जब कोई निर्देशांक बिंदु 0,a के रूप का होता है तो वास्तव में y अक्ष पर स्थित होता है, तो y अक्ष पर स्थित होता है। तो आपको चित्र कैसे पता है कि जब कोई निर्देशांक बिंदु 0,a के रूप का होता है तो y अक्ष पर स्थित होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु है हमारा y 0,a के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं भैया ये जो निर्देशांक बिंदु जो होगा 0,-5 ये y वास्तव में y अक्ष पर स्थित होगा। क्या? y अक्ष पर स्थित होगा। हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है।
हमें कहीं यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। अब वो पढ़नी है मिरर इमेज के बारे में। आखिर मिरर इमेज क्या होता है? हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो मिरर इमेज के ऊपर भी दोस्तों मिरर इमेज के ऊपर भी निरंक ज्यामितीय के में क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा मिरर इमेज होता है उसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बनता है निरंक ज्यामिति में। हाँ, अब दोस्तों उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब दोस्तों उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने मिरर इमेज के बारे में अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ। अगर तो किसी निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक जो है अगर तो किसी बिंदु के निर्देशांक जो है 0,0 है तो वास्तव में मूल बिंदु पर स्थित होगा, क्योंकि दोस्तों 0,0 वास्तव में मूल बिंदु को ही कहा जाता है। तो यहाँ तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं मिरर इमेज के बारे में बात कर रहा था। तो मिरर इमेज को आपने दोस्तों मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज एक मिनट रुकिए। तो मिरर इमेज के बारे में आपने रीजनिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और जाना होगा और समझा होगा। मिरर इमेज के बारे में आपने रीजनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना और समझा होगा। मैं उसी की चर्चा यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक मिरर है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक मिरर है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक मिरर है और इस मिरर पर इस साइड ऐसे ऐसे कोटिंग हुई है। इस साइड ऐसे ऐसे कोटिंग हुई है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक मिरर है और इस मिरर पे इस साइड ऐसे ऐसे कोटिंग कोटिंग हुई है। आप मुझे यहाँ दोस्तों इस मिरर से 2 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। दोस्तों इस मिरर से 2 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, एक वस्तु रखी गई है। मैंने कहा कि ये जो वस्तु रखी गई है इसका बताइए मिरर इमेज क्या होगा। मैंने कहा कि ये जो वस्तु रखी गई है 2 मीटर दूरी पर मिरर से, इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए कहोगे भैया देखिए, ये वस्तु मिरर से जितनी मीटर दूरी पर रखी गई है इसका मिरर इमेज जो होगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर भी बनेगा। मतलब अगर ये वस्तु मिरर से 2 मीटर दूरी पर रखी गई है तो ये इसका इमेज भी मिरर के अंदर 2 मीटर दूरी पर ही बनेगी। हाँ, 2 मीटर दूरी पर ही बनेगी। हाँ, मतलब अगर ये 2 मीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है तो इसका मिरर इमेज भी 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये जो इसका सिरा जो है ये पीछे दर्पण से दूर भाग रहा है। तो यहाँ इसका मिरर इमेज में भी इसका सिरा जो है दर्पण से दूर भागेगा। मैंने कहा ठीक है, दर्पण से दूर भागेगा। तो वह देखिए उसके बाद पास आ रहा है दर्पण के, तो यहाँ पर भी पास आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए उसके बाद फिर से दूर भाग रहा है तो फिर से दूर भागेगा। मैंने कहा ठीक है जी। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार मुझसे आपने कहा कि भैया देखिए इस वस्तु का ये जो 2 मीटर दूरी पर वस्तु रखी गई थी इसका मिरर इमेज वास्तव में ये होगा। हाँ, इसका मिरर इमेज वास्तव में ये होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ तो आप इसे देखकर ऐसे मत कहना कि भैया ये तिरछा बना है, ये सीधा बना है, क्योंकि दोस्तों मैंने हाथ से बनाया है तो यहाँ पर थोड़ा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो हाँ तो इसी प्रकार दोस्तों हम निर्देशांक बिंदु में इसी प्रकार तो निर्देशांक बिंदु का भी मिरर इमेज निकाला जाता है। इसी प्रकार तो हम निर्देशांक बिंदु का भी मिरर इमेज निकालते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज आखिर कैसे निकलता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज कैसे निकलता है। इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस कार्य तल में पहले चतुर्थांश में एक बिंदु हमारा स्थित है। एक बिंदु मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों इस कार्य तल में एक बिंदु स्थित है यहाँ पर जिसके निर्देशांक जो है 3,4 है। 3,4 है। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए दोस्तों
इस कार्य तल में पहले चतुर्थांश में एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक जो है 3,4 है। मैंने कहा कि बताइए इस बिंदु का मिरर इमेज क्या होगा, को देखिए। मैंने कहा कि इस y अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। तो वहां पर मैंने दर्पण के सापेक्ष पूछा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बताइए इस निर्देशांक बिंदु का जो पहले चतुर्थांश में स्थित है हमारा निर्देशांक बिंदु 3,4, इसका y अक्ष के सापेक्ष इसके सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है y अक्ष से जितने मीटर दूरी पर स्थित है, इसका मिरर इमेज भी उतनी ही दूरी पर y अक्ष से बनेगा। तो देखिए ये जो हमारा है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हमारी 3 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो ये निर्देशांक बिंदु 3 मीटर y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका इमेज भी y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर बनेगा, मतलब ठीक है। तो देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है 4 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु है इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी 4 मीटर ऊंचाई पर ही बनेगा, तो यहाँ मतलब देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु 3,4 है इसका मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ। तो जब हम 3 कदम ये 3 मीटर y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर था, हाँ, तो 3 मीटर दूरी पर ही तो बनेगा इमेज, हाँ। तो जब 3 मीटर चलूंगा दोस्तों, जब मैं इस साइड 3 मीटर चलूंगा तो यह मैं चलूंगा निगेटिव में, हाँ। इस प्रकार x की वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी, हाँ, x की वैल्यू निगेटिव में आएगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु था ये 4 मीटर ऊंचाई पर था, तो 4 मीटर ऊंचाई पे ही तो बनेगा, हाँ, 4 मीटर ऊंचाई पे ही बनेगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा 3,4 है इसका मिरर इमेज देखा जाए तो -3,4 होगा, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो हमारा निर्देशांक बिंदु 3,4 था उसका मिरर इमेज होगा -3,4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है हमें, यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसी क्रम में बताइए ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा 3,4 था इसका x अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। देखिए मैंने कहा कि बताइए ये जो निर्देशांक बिंदु 3,4 था इसका x अक्ष के सापेक्ष इसके सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगा। देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है x अक्ष से जितने मीटर दूरी पर स्थित है उसका मिरर इमेज भी उतनी ही दूरी पर x अक्ष से बनेगा। देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु है ये 4 मीटर, ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा है ये 4 मीटर x अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है, x अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये निर्देशांक बिंदु का जो मिरर इमेज होगा x अक्ष से 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा, हाँ, 4 मीटर दूरी पर बनेगा। जब x अक्ष से अगर मैं 4 मीटर दूर जाता हूं तो कहाँ आऊंगा, यहाँ इसके सामने यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, अगर मैं अक्ष से 4 मीटर दूरी पर चलता हूं तो यहाँ पर कहीं पर आऊंगा, हाँ। तो देखिए ये जो निर्देशांक बिंदु हमारा है y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर है, तो ये जो हमारा मिरर इमेज भी बनेगा ये y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर होगा। तो 3 मीटर दूरी अगर जाता हूं तो यहाँ पर आऊंगा और देखा जाए तो यहाँ पर आया होगा। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों जो निर्देशांक बिंदु था 3,4 उसका मिरर इमेज देखा जाए तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। दोस्तों ये जो 4 x अक्ष से ये जो निर्देशांक बिंदु था, ये जो निर्देशांक बिंदु है x अक्ष से 4 मीटर दूरी पर था, तो ये x अक्ष से 4 मीटर दूरी पर बनेगा, यहाँ। तो हमें क्या चलना पड़ेगा, देखिए हमें 4 कदम नीचे चलना पड़ेगा। जब 4 कदम नीचे चलूंगा तो हमें निगेटिव में चलना पड़ेगा, यहाँ। इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू -4 होगी, y की वैल्यू -4 होगी, बोलो हाँ कि ना, यहाँ। तो दोस्तों ये जो निर्देशांक बिंदु था x अक्ष y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर था, तो यहाँ पर भी y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर होगा, हाँ। जब मैं y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर चलूंगा 1 2 3 तो हम 3 कदम हम पॉजिटिव में चलेंगे x अक्ष पर, तो यहाँ। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु 3,4 था इसका मिरर इमेज होगा 3,-4 होगा, क्या होगा 3,-4 होगा, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देशांक बिंदु 3,4 है इसका y अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज जो है -3,4 है और x अक्ष के सापेक्ष जो है इसका मिरर इमेज 3,-4 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद नोटिस करिए, दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नोटिस करें, हाँ,
मैंने कहा क्या नोटिस करने को, देखिए जब हमसे वाई के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई थी, वाई के सापेक्ष मिरर इमेज पूछा गया है, तो केवल एक्स एक्स के एक्स के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो गया, एक्स के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो गया। लेकिन जब हमसे एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई थी, एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई थी, एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई थी, तो वाई अक्ष के वाई की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नोटिस कर रहे हैं को? हाँ हम नोटिस कर रहे हैं। मैंने कहा क्या नोटिस कर रहे हो? देखिए जब हमें 3,4 का एक्स के वाई के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई थी, तो एक्स की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो गया और सारी चीजें वैसे ही आई, वही निर्देशांक बिंदु आया, लेकिन एक्स की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो गया। लेकिन जब जब एक्स के अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज पूछी गई इस निर्देशांक बिंदु का, तो पूरा निर्देशांक बिंदु वही आया, लेकिन वाई की वैल्यू में क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन हो गया। तो यहाँ तो यहीं से एक नियम बना लेते हैं, यहीं से एक नियम बना लेते हैं कि यदि यदि कोई निर्देशांक बिंदु, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी कोई निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है, तो ऐसी स्थिति में यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है, तो ऐसी स्थिति में एक्स अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगी, एक्स अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगी वो a, b होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3,4 का मिरर इमेज जो है 3,-4 है। तो इसी प्रकार अगर कोई निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है, तो उसका एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज क्या होगी? a-b होगी। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है, तो उसका y अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगा वो -a, b होगा, -a, b होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको हमेशा ध्यान रखनी है यदि कोई निर्देशांक बिंदु हमारा a, b है, तो ऐसी स्थिति में उस निर्देशांक बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगा वो a, b होगा, मतलब y की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगी -a, b होगी, मतलब x के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो आपको हमेशा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ लेता है कि बताइए इस बिंदु का निर्देशांक बिंदु का मिरर इमेज क्या होगा, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसके माध्यम से देखकर ही आप इसके माध्यम से ही देखकर बता सकते हैं कि ये मिरर इमेज क्या होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ। अब आइए हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए कह रहा है कि बिंदु -3,4 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब मिरर इमेज क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है कि बिंदु -3,4 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि कोई निर्देशांक बिंदु a, b है, b के रूप का है, तो ऐसी स्थिति में y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होता है या मिरर इमेज जो होती है वो -a, b होती है। हाँ ठीक है, यही नियम दोस्तों यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक निर्देशांक बिंदु है a, b के रूप में। हाँ तो ऐसी स्थिति में अगर ये निर्देशांक बिंदु हमारा a, b के रूप में है, तो आप मुझे बताइए ये y अक्ष के सापेक्ष इसका मिरर इमेज क्या होगा या प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसका y अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज जो होगा या प्रतिबिंब जो होगा -a, b होगा। और जब -a, b होगा, -a की वैल्यू क्या होगा? देखिए a की वैल्यू देखा जाए तो -3 और b तो वैसे ही रहेगा। इस प्रकार देखा है तो इसका y अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज जो होगा या प्रतिबिंब जो होगा 3,4 होगा। तो सीधे आप करिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर y के सापेक्ष मिरर इमेज निकाल रहे हैं या प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, तो x के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अगर x के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो y के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप यही डायरेक्ट अप्लाई करिए। अब मिरर इमेज हमसे y के सापेक्ष पूछ रहा है, तो x की वैल्यू जो होगी माइनस है तो निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव हो गई है, और y की वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -3,4 का जो मिरर इमेज होगा y अक्ष के सापेक्ष या प्रतिबिंब जो होगा वो 3,4। तो आप इस तरीके से भी जाकर जवाब दे सकते थे। ठीक है, आप इस तरीके से भी जाकर जवाब दे सकते थे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि बिंदु 5,2 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाला जाए तो प्राप्त बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कह रहा है कि 5,2 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब अगर निकाला जाता है तो उस प्राप्त बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं निर्देशांक बिंदु 5,2 का
एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालता हूं तो क्या आएगा, प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे को देखिए। अगर आप एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका मिरर इमेज निकालते हैं तो y की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और x की वैल्यू सेम आ जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जो मिरर इमेज होगी या मिरर इमेज होगी निर्देशांक बिंदु 5,2 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब का निर्देशांक जो बिंदु होगा वो 5,-2 होगा। क्या होगा? 5,-2 होगा। हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।